नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन, सिंगापुर के अस्पताल में ली आखिरी सांस। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए मेहमानों की लिस्ट में बड़ा बदलाव, 200 की जगह 170 लोगों को बुलाया गया। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश, प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा शराब घोटाले को दबाने का हो रहा है खेल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगापुर के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, जहां लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। वे काफी दिनों से बीमार थे, उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। वे पिछले 1.5 महीने से आईसीयू में थे। 5 जुलाई 2016 को अमर सिंह ने राज्यसभा की सदस्यता ली थी। उनका उत्तर प्रदेश की सियासत में तकरीबन 2 दशकों का सफर रहा। एक दौर था जब वे समाजवादी पार्टी के सबसे असरदार नेता थे। उन्हें मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता था। वे पार्टी के महासचिव भी बने, लेकिन समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में जाने के बाद उन्हें एसपी से किनारा करना पड़ा। 6 जनवरी 2010 को उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। एसपी से अलग होने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन करने लगे। 27 जनवरी 1956 को आजमगढ़ के राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मेहमानों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस मौके पर 170 लोगों को ही बुलाया जा रहा है। बीजेपी के कई नेताओं और संतों के नाम मेहमानों की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम अब मेहमानों की सूची में नहीं है। खबरों के मुताबिक दोनों नेताओं ने आने में असमर्थता जताई है, जबकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं में उमा भारती और कल्याण सिंह के नाम मेहमानों की लिस्ट में शामिल हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के 10 लोगों को भूमि पूजन का न्योता भेजा गया है। इसमें भैयाजी जोशी, दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, अनिल ओक, नागपुर से विमल और लखनऊ क्षेत्र से प्रचारक अनिल कुमार को भी बुलाया गया है। विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार, दिनेश चंद्र और मिलिंद समेत 6 लोगों को बुलाया जा रहा है। पहले अयोध्या के सभी 5 विधायकों को बुलाने की बात थी, लेकिन अब सिर्फ अयोध्या शहर के विधायक और मेयर को बुलाया जा रहा है। अयोध्या से 52 संतों को बुलाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा की ओर से मंदिर निर्माण के लिए गीता, मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद जी महाराज सरस्वती नदी के उद्गम स्थल यमुनानगर जिले के आदि बद्री से पवित्र जल और मिट्टी लेकर इस अद्भुत दिन का साक्षी होने के लिए जा रहे हैं। आज यहां जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका करोड़ों लोगों को वर्षों से इंतजार था। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अपने वायदे को पूरा करेंगे। भारत में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 16.5 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16,95,989 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 36,511 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 10,94,374 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,117 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 764 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हरियाणा के लिए अनलॉक 2 का अंतिम दिन राहत भरा रहा। कोरोना को हराने की लड़ाई में प्रदेश की स्थिति मजबूत हो रही है। रिकवरी रेट 80% के पार पहुंच चुका है।
तो मामले दोगुने होने की अवधि 25 दिन पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 887 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे तो 711 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 4 मरीजों ने दम तोड़ा है, वहीं 133 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्री जयप्रकाश जलाल ने किसानों को आधुनिक तकनीकी के साथ कृषि और इससे जुड़े व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि खेती को किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बेहतरीन योजनाएं लागू की हैं। कृषि मंत्री सोनीपत के बरौदा हल्के के गांवों का दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव शामड़ी, बुसाना, छतेरा और महमूदपुर गांव का भी दौरा किया। शामली में कृषि मंत्री ने जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए पशुपालन विभाग के तहत पशुपालन ऋण योजना, क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि शामली में 335, बुसाना में 200 और छतेरा में करीब 215 फॉर्म भरे गए हैं। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदकों को योजना का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को खोबडू नहर से शामली तक माइनर के निर्माण का एस्टीमेट तुरंत तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने सभी गांवों में पीने के पानी और नहरी पानी और बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिजली बिलों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन के बीच हुए शराब घोटाले को दबाने का खेल चल रहा है। एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद जो बातें सामने आई है, उनसे साफ प्रतीत होता है कि इस घोटाले में शामिल बड़े घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस शराब घोटाले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराई जानी चाहिए, ताकि इस घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शैलजा ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस सरकार में हो रहे घोटालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के बीच उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इसके बजाय महामारी के बीच हरियाणा में जमकर लूट मचाई गई और घोटालों को अंजाम दिया गया। शैलजा ने कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के बीच हुए शराब घोटाले पर पर्दा डालने की साजिश के तहत की है और इसी की जांच के लिए एसआईटी को खारिज कर एसआईटी का गठन किया गया, जबकि एसआईटी इस घोटाले की हर तह तक जाकर पड़ताल कर सकती थी। जिस एसआईटी का गठन अब किया गया है, उसके पास इस घोटाले की तह तक जाने वाली शक्तियों ही कमी है। अब जब इस टीम के पास घोटाले की जांच के लिए पूरी शक्तियां ही नहीं थी, तो ये टीम किस बात तक की जांच कर पाती। आबकारी विभाग ने इस घोटाले में एसआईटी द्वारा मांगी गई जानकारी तक मुहैया नहीं कराई। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार में पिछले 9 महीनों में 9 घोटाले हुए। इनमें धान घोटाला, गेहूं और सरसों की खरीद में घोटाला, चावल मिलों में कम चावल मिलने का घोटाला, लॉकडाउन में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम घोटाला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला और फसल बीमा योजना शामिल है। प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सरकार इन घोटालों को दबाने की कोशिश कर रही है। अभय सिंह चौटाला सिरसा रोड स्थित ताऊ देवीलाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के घोटालों को इनेलो लगातार उजागर कर रही है और सरकार से इनकी सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रही है। चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगा और इसके बाद एक बार फिर इनेलो प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि उपचुनाव को लेकर कमर कस लें और हल्के में लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दें। चौटाला ने दावा किया कि बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो और कांग्रेस में टक्कर होगी। और कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी लगाओ कि गांव में हर व्यक्ति के पास जाकर के वो एक दफा उसके दरवाजे को खटखटा करके कहे कि हम तेरे को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेंबर बनाने हैं। जब आप उसको जाकर के कहोगे कि हम तेरे को मेंबर बनाने आए, अगर कोई सामने से ये कहे कि मैं तो फला पार्टी का सदस्य हूं, तो उसको ये बात जरूर खुद करके कहो कि अगर हरियाणा को बचाना चाहते हो, प्रदेश के किसान को अगर आप जिंदा देखना चाहते हैं, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल। किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में कृषि मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे हरियाणा किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन संदीप हुड्डा और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
हुड्डा किसानों की मांग को लेकर कृषि मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे थे। किसान नेता संदीप हुड्डा ने बताया कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से किसान विरोधी है। इस दौरान हुड्डा ने जमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों को मांग को लेकर आगे उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो इस तरीके से लगातार किसानों की मांगों को उठाते रहेंगे और सरकार के जुल्म का जवाब उपचुनाव होने जा रहे हैं और बड़ौदा के उपचुनाव में सरकार को इन जुल्मों का हिसाब उनको चुकाना होगा। टोहाना शहर की समाजसेवी संस्था मानव सेवा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट ने संचालित संगम मंदबुद्धि बाल केंद्र में दिव्यांग बच्चों ने लॉकडाउन के दौरान राखियां तैयार करने के बाद उन्हें कोरोना योद्धाओं को बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बच्चों ने शहर के कई सामाजिक और सरकारी संस्थानों में पहुंचकर कोरोना योद्धाओं को राखी बांधकर उनका सम्मान किया। इस दौरान दिव्यांग संगम बाल केंद्र की एजुकेटर नेहा वर्मा और यंग ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट की महिला विंग ने शहर में कोरोना योद्धा टोहाना के रत्न डॉक्टर शिव सचदेवा, सदर एसएचओ सुरेंद्र कंबोज, अस्पताल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को, नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों और स्टाफ को राखियां बांधकर सम्मानित किया। क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई टैलेंट रहता ही है, सिर्फ उसको जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो नेहा वर्मा जी ने एज ए कोऑर्डिनेटर वहाँ आकर उनकी टैलेंट को, उनकी विशेषताओं को, आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी राखियाँ बनाई हैं। तो जैसा कि अब कोरोना की महामारी है, तो अगर हम उनको राखी बांधते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे डॉक्टर्स है, उनके प्रति अगर हम प्रेम, उनको मोटिवेशन मिले। हमारे जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने अपने हाथों से इस बार राखी के अवसर पर हमारे जो कोरोना योद्धा है, जिन्होंने कोरोना की महामारी के टाइम में अपनी सेवाएं दी हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, तो हमारी यंग ब्लड सेवा संस्था और मानव सेवा संगम चैरिटेबल ट्रस्ट की संगम दिव्यांग बाल केंद्र की तरफ से हमारे बच्चों ने जो राखियाँ बनाई हैं, तो हम ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले जो हैं और सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी सेवा दी है इस टाइम में, तो हम यहाँ राखी बांधकर हमारे बच्चे उन्हें ये सम्मान। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।